हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं जसमीत क्लासेस यानी हमारे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एंड एनालिसिस। तो इसके आज हम कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है? मार्जिनल कॉस्ट हमारे टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है और उसको अगर हम डिवाइड कर दें जो हमारे आउटपुट में चेंज होता है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट की जो वैल्यू निकल जाती है। यानी चेंज इन टोटल आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो टोटल कॉस्ट के बारे में तो आप अवेयर हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दें वेरिएबल कॉस्ट तो ये हमारी टोटल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल। सपोज हमारा जो टोटल आउटपुट है वह है 50 फैंस। 50 फैंस का टोटल आउटपुट है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको बनाने की सपोज वो है ₹200 और जो वेरिएबल कॉस्ट है 50 फैंस की वो है ₹250। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूँ तो टोटल कॉस्ट निकलेगी इन दोनों को ऐड कर कर, यानी 200 को 250 में ऐड करके हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी जो कि है 450। उसके बाद अगर हमारा आउटपुट 50 फैन से बढ़कर 51 फैंस हो जाए, एक एडिशनल आउटपुट हमारा बढ़ गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी भी बदलती नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम, तो जो कि है 250। और हमारी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएशन आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट 200 है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो हो गई है हमारी 300। तो जब अब हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 500 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी? चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट का जो चेंज है 500 माइनस 450 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन आउटपुट यानी 51 माइनस 50, एक एडिशनल आउटपुट में चेंज होने की वजह से जो हमारे टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसी को मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 50 यूनिट्स। 50 डिवाइड बाय 1 यानी 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ हमारी जो है मार्जिनल कॉस्टिंग होगी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अलावा कुछ फॉर्मूलेज हमारे यहाँ पर और आप देख रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जो भी आपने जिस रेट पर अपना माल बेचा है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब तो आपको जो रॉ मटेरियल परचेज करना और मज़दूरों को वेजेस देना, ये सब वेरिएबल कॉस्ट के कुछ एग्जांपल हैं। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन में निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक फॉर्मूला और डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम पीवी रेशियो भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स या फिर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। इसको हम चेंज, जो यहाँ पे सिंबल बना उसको डेल्टा प्रॉफिट कहते हैं, डेल्टा प्रॉफिट डिवाइड बाय डेल्टा सेल्स। तो चलिए अब कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के कुछ एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, सपोज सेलिंग प्राइस जो है हमारा है ₹50 पर यूनिट। एक यूनिट बेचने पर आप 50 रुपये कमाते हो और वेरिएबल कॉस्ट जो है ₹25 पर यूनिट। आउटपुट 100 यूनिट्स, यानी टोटल मान लो मेरे पास मार्कर है 100 मार्कर बनाए और उसको बेचने की वेरिएबल कॉस्ट एक मार्कर की आती है 25 रुपये और सेलिंग प्राइस उसका है एक मार्कर 50 रुपये में बेचा। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है 1000 रुपीज़ है, ये पर यूनिट नहीं है, ये 1000 रुपीज़। चाहे आप कितने भी मार्कर्स बनाओ आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको उसे आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे आउटपुट से और उसको माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट से और वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे आउटपुट से ताकि आपके टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आए। तो आपका आंसर आएगा
सेलिंग प्राइस इंटू आउटपुट, यानी सेलिंग प्राइस आपका 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 5000 माइनस 2500। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन। आप इसको पर यूनिट के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, हमारा आंसर सेम ही आएगा। यानी अगर आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट सीधा माइनस कर दो, यानी सेलिंग प्राइस जो आपका पर यूनिट है माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, यानी 50 माइनस 25। ये पर यूनिट कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं, 50 माइनस 25 जो कि 25 ही आएगी। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, सीधा इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आप चाहे पहले पर यूनिट निकाल लो या बाद में एक साथ उसको 100 से मल्टीप्लाई करते करते चलो, बात एक ही है। यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन को हम सी से डिनोट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे कितना आया 2500, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है हमारी 1000। तो 1500 रुपये का जो है यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट निकाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। पीवी रेशियो को फर्दर समझने के लिए हम एक टॉपिक और समझते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर दो पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट और एक है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हमें अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आउटपुट का, यानी ये इसका जो आंसर है वो यूनिट्स में आएगा और इसका जो आंसर है वो रुपीज़ में आएगा, करेंसी में आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है सेल्स का, तो जो ये सेम वैल्यू है फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट भी कहते हैं। यानी इसी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, या फिर इसका फॉर्मूला एक और है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड और पीवी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे सपोज एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी जो है 500 मशीन पर एनम बनाने की है। एक कंपनी है वो हर साल 500 मशीन बनाती है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है एक मशीन की 200 रुपये है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 250 रुपये है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है ₹12,000 है। तो हमें इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आउटपुट का, इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है सेल्स का, और साथ ही साथ इसकी पीवी रेशियो भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। आउटपुट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 12,000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा है ₹250 माइनस ₹200। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 50 रुपीज़ पर यूनिट। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो हमारे पास आएगा ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट तो ये निकलेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है 12,000 है और कंट्रीब्यूशन जो है हमारा 50 है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 240 मशीन्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है आउटपुट का। सिमिलरली ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, सेम यही चीज़ है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको सेलिंग प्राइस से।
तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आया 240 आउटपुट का, और सेलिंग प्राइस जो है वो है 250। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 240 मल्टीप्लाइड बाय 250, तो हमारा आंसर आएगा 60,000। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स। साथ ही साथ इसने बोला है कि इसकी पीवी रेशो निकालो। पीवी रेशो का फॉर्मूला जो है हमारा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो यहीं पर हम फॉर्मूला इसका पुट कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन जो है हमारा हमने सॉल्व किया था 50 पर यूनिट, सेल्स हमारी है, सेल्स पर यूनिट हम लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 250। तो हम यहाँ पे 50 को डिवाइड करते हैं 250 से, तो 0.2 या फिर 20% जो हमारे यहाँ पे आएगी पीवी रेशो। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इस मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में। ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए और कुछ एग्जाम्पल जो हैं मैंने नोट्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिखाई देगा। साथ ही साथ मैं आपको अभी एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ, जिसमें एक जो नोट्स से ही मैंने लिए हैं। तो ये नोट्स में आपको टॉप 20 से 24 क्वेश्चन जो है मिलेंगे, और एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए हम एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अब न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद मैं लेकर आया हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन। तो यहाँ पर मैंने ओपन की एक फ़ाइल जिसमें मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बनाए हुए हैं विद आंसर्स। तो यहाँ पर जो है मैं थ्योरेटिकल कुछ पार्ट करने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो ये नोट्स जो है मैंने पर्सनली बनाए हैं, तो ये नोट्स के आप हेल्प ले सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर नोट्स लेने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, और इसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। वैसे तो आप सबको पता है कि एज अ नॉर्मल कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। तो जो भी हम खर्चा करते हैं, अगर हम एज ए बिजनेसमैन हैं तो हमारा खर्चा क्या होता है, हमारे बहुत तरह के खर्चे होते हैं। मटेरियल के लिए खर्चा, लेबर का खर्चा, अदर एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट का नॉर्मल मतलब होता है जो भी हम खर्चा करते हैं, और उन खर्चे के बाद ही तो हमें प्रॉफिट कमाना है। खर्चा किस लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें आगे जाके प्रॉफिट हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ी डिफरेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन economic business activity. It is concerned with measuring, recording and reporting financial information by the management to plan and control the activities of a business, as well as by others who provide funds or who have various interests in the operations of an entity. तो business में हेल्प करता है, हमें मैनेजमेंट में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो आप चाहो तो अपने नोटबुक पे ये स्लाइडिंग में चला रहा हूँ, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। The Chartered Institute of Management Accounts, London, has defined costing as the techniques or process of ascertaining cost, यानी एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम खर्चे को, कॉस्ट को निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए बनाई जाती है। एक बार मैं स्लाइडिंग दोबारा ले जा रहा हूँ, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। फिर से हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग काम क्या करती है, क्या उद्देश्य हैं इसके, व्हाट आर द गोल्स। पहला तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी द प्राइमरी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड, दैट इज बोथ एग्रीगेट कॉस्ट एंड यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। चाहे वो एग्रीगेट मतलब टोटल कॉस्ट निकालने की, आपने पूरे एंटायर फैक्टर में कितना खर्चा किया है एक प्रोडक्ट को बनाने में, या फिर एक यूनिट कॉस्ट
मान लो आपने 100 पेन बनाए, 100 मार्कर्स बनाए, 100 मोबाइल फ़ोन बनाए, तो एग्रीगेट कॉस्ट हो गई। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन बनाने की कॉस्ट को यूनिट कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल। अब खर्चे करेंगे तो खर्चे तो ऑब्वियसली होंगे ही, लेकिन खर्चे हद से ज़्यादा ना बढ़े, खर्चों को कम भी कर सकता है, कम खर्चे में भी हम चीज़ों को कर सकते हैं, तो कॉस्ट कंट्रोल की जाती है। गाइड फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग, और उसी को देखते हुए हमें अपने डिसीजन लेना होता है एज ए मैनेजर। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट के हिसाब से ही सेलिंग प्राइस रखा जाता है। अब आइए मैं डायरेक्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन पे ले जाता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लेन व्हाट आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? वैसे कॉस्ट में 3 तरह के मेन खर्चे होते हैं। एक होता है मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंस। तो इन तीनों खर्चों को फर्दर इनकी सब कैटेगरीज हैं, इनको डिवाइड किया गया है। मटेरियल 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 तरह का होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे एक्सपेंस में 2 तरह के होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एज अ नॉर्मल अगर हम समझें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी फैक्ट्री, कहा ज़्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फैक्ट्री से रिलेटेड होती है, फैक्ट्री में जो काम चल रहा होता है। तो जो भी प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उससे जो क्लोजली रिलेटेड खर्चे होते हैं उसे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और जो खर्चे फार रिलेटेड होते हैं, दूर से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं होती लेकिन उनका होना भी ज़रूरी होता है, उसे इनडायरेक्ट खर्चे कहते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की बात करूँ, डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ दैट विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कपड़े बना रहे हैं, टेक्सटाइल बना रहे हैं, तो टेक्सटाइल के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होना चाहिए? कॉटन। ईंटें बना रहे हैं, ब्रिक्स, ब्रिक्स का डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? उसकी मिट्टी, क्ले। शूज़ के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? उसका लेदर। मशीन्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? उसका स्टील या आयरन। गारमेंट्स के लिए यहाँ पे फिर से क्लोथ आ गया, और फर्नीचर के लिए टिम्बर हैं, लकड़ियाँ। तो ये इनके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, तो ये बिल्कुल क्लोज रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल में स्मॉल इंपॉर्टेंस उसकी होती है, माइनर इंपॉर्टेंस होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। इनके एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे कि ये फिनिश प्रोडक्ट जब बन जाता है उसके पार्ट होते हैं। जैसे कि हमने टूथपेस्ट बनाया तो टूथपेस्ट की पैकेजिंग, या और भी कुछ प्रोडक्ट बनाए हमने, उसका पिन्स, स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स, थ्रेड एट्सेट्रा, जो आइटम फिजिकली पार्ट नहीं होते फिनिश प्रोडक्ट के लेकिन उनका यूज़ किया जाता है। जैसे कोल का यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस, सैंड पेपर यूज इन पॉलिशिंग, सोप एट्सेट्रा। जैसे तंदूरी रोटी बनाते हैं तो तंदूरी रोटी में आटा क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन तंदूर में जो हमने कोयला यूज़ किया वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ऐसे ही लेबर कॉस्ट होती है। लेबर कॉस्ट में एक लेबर होगी डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर को बोल्ड लेटर्स में नहीं दिखाया गया, आप उसको देख सकते हैं। डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मशीन चलाने वाला बंदा, ऑपरेटर, शू मेकर, कारपेंटर, वीवर, टेलर। और इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होते हैं जो प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल अब टेलर है, टेलर तो कपड़े बनाएगा, वो कपड़े के लिए डायरेक्ट लेबर हो गई। लेकिन सपोज़ वहीं पे उसने सफाई वाले करने, हाउस कीपिंग के लिए रखा हुआ है, सफाई वाले बंदा रखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट लेबर। चौकीदार रखा हुआ है तो इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर के एग्जांपल्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, क्लीनर, क्लर्क, पियोन, वॉचमैन। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी वो एक्सपेंस जो लेबर और मटेरियल को छोड़कर हो जाए उसे एक्सपेंस कहते हैं। यानी ऑल कॉस्ट दैट अदर देन मटेरियल एंड लेबर आर टर्म्ड एज एक्सपेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू CIMA लंडन इट डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग एंड द नेशनल नोशनल कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ ओन असेट्स। तो एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको पेटेंट का राइट कराना है, उसका लिए कॉस्ट करा है, कोई स्पेशल ड्राइंग की कॉस्ट है, डिज़ाइन करवाया है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से आप ऑलरेडी अवेयर हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं। रेंट रेट्स, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, पावर, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस,
रिपेयर्स, मैक्सिमम खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। तो मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कॉस्ट शीट का। तो कॉस्ट शीट में एक कॉन्सेप्ट था प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इन सभी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके निकलती है, और एक्सपेंसेस जो हमारे इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास ओवरहेड्स आती है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए थ्योरी के। ऐसे ही आपको आगे के भी क्वेश्चंस आपको अगर इसमें से लेने हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इसकी वीडियो बने और थ्योरी की। और आपको अगर इसके लिए हेल्प चाहिए तो आप मुझे ये सेम नोट मुझसे आप ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके। तो ऐसे वीडियोस के लिए आज की हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन को। थैंक यू सो मच।